हेलो, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। आप सभी का स्वागत है आपके अपने डिजिटल परिवार रैंक टू हायर चैनल पर। वर्ल्ड मैपिंग के अंतर्गत नॉर्थ अमेरिका के संदर्भ में हमने नॉर्थ अमेरिका में जितने पर्वत, पठार, मैदानी जो क्षेत्र है, साथ ही साथ उसके जो आइलैंड हो गया, जो सी हो गया, इन सभी के बारे में हमने जानकारी प्राप्त कर ली है। और इस वीडियो के अंतर्गत हम नॉर्थ अमेरिका में जितने इम्पॉर्टेंट रिवर हैं उनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका का पॉलिटिकल मैप है। अलास्का वाला जो क्षेत्र है उस पर जो राजनीतिक अधिकार किसका है? यूएसए का है। वो यूएसए के अंतर्गत आता है। आपका ये कनाडा, यूएसए, मेक्सिको, ग्वाटेमाला, बेलीज, एल साल्वाडोर, होंडुरास, निकारागुआ, कोस्टारिका, पनामा, ये सभी क्या है? नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंटल के जो भाग हैं वो हैं। आइए एक एक करके देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उन नदियों के बारे में, फिर वो नदियों का उद्गम स्थान जो ओरिजिन है वो कहाँ से होता है और इसका एंड पॉइंट है वो कहाँ है, इसको देखेंगे। ये नॉर्थ अमेरिका की महत्वपूर्ण नदियां हैं। पहली कौन सी है? यूकॉन रिवर, मैकेंजी, चर्चिल, नेल्सन, सेंट लॉरेंस, हडसन रिवर, फ्रेजर रिवर, टेनेसी रिवर, पोटोमैक, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडी, कोलोराडो, सेंट जैक्विन, सैक्रामेंटो, और उसके बाद है कोलंबिया स्नैक। ये नॉर्थ अमेरिका की महत्वपूर्ण क्या हैं? नदियां हैं। इम्पॉर्टेंट है, आपको एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि कौन सी नदी है, किस नदी के किनारे ये क्षेत्र स्थित है। जो औद्योगिक जो इन नदियों के किनारे जो क्षेत्र हैं वो भी इम्पॉर्टेंट हैं, उनके बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए एक एक करके इन नदियों के बारे में देखते हैं। पहला है आपका यूकॉन रिवर। ये कनाडा के मैकेंजी पर्वत से निकलने के बाद अलास्का के यूकॉन पठार से होते हुए प्रशांत महासागर के बेरिंग सागर में गिरती है। यूकॉन रिवर है आपका जो कनाडा में मैकेंजी माउंटेन है, मैकेंजी जो पर्वत है उससे निकलती है और उससे निकलकर पश्चिम की ओर जाती है। जो अलास्का का आपका जो अलास्का है, अलास्का से होते हुए वहीं पर जो आपका यूकॉन प्लेटू है उससे होते हुए कहाँ जाती है? आपके बेरिंग सागर में गिरती है आपके यूकॉन रिवर। फिर है मैकेंजी रिवर। ग्रेट स्लेव लेक जो कनाडा में ग्रेट स्लेव लेक है उससे इसका क्या ओरिजिन होता है, उससे निकलती है। और मैकेंजी रिवर आर्कटिक ओशियन के बिफोर जो सी है वहाँ पर गिरती है। ये आइए मैप में इसको देखें कि आपकी जो यूकॉन रिवर है वो मैकेंजी जो माउंटेन है उससे निकलकर पश्चिम की ओर जाती है और जो बेसिन सी है वहाँ पर गिरती है। और जो ग्रेट स्लेव लेक कनाडा में है उससे जो आपकी मैकेंजी रिवर है, मैकेंजी जो नदी है वो निकलती है और मैकेंजी की खाड़ी में जाकर यहाँ पर ये गिरती है। और फिर यहीं जो अगली है चर्चिल लेक। चर्चिल लेक कनाडा में ही जो चर्चिल लेक है उससे निकलकर हडसन की खाड़ी में गिरती है। यहीं पर सचेसवान इम्पॉर्टेंट जो स्थान है उससे ये निकलती है और यहाँ पर जाती है हडसन की खाड़ी में। और फिर लेक विनिपेग से नेल्सन रिवर निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। आइए इसको देखते हैं। चर्चिल रिवर चर्चिल लेक से निकलती है और जो सचेचवान जो स्थान है वहाँ से इसका उद्गम होता है। वहाँ के पास से जो चर्चिल लेक है, चर्चिल जो झील है उससे इसका उद्गम होता है और इसका जो निकास है वो हडसन खाड़ी में होता है। नेल्सन रिवर जो कनाडा में विनिपेग लेक है उससे निकलती है और हडसन की खाड़ी में गिरती है। विनिपेग लेक जो है विश्व की सबसे बड़ी गेहूं की मंडी है, याद रखिएगा इसको। अगली जो नदी है सेंट लॉरेंस। सेंट लॉरेंस की जो खाड़ी थी उससे संबंधित है ये। कनाडा के जो ओंटारियो लेक है उससे निकलती है और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में मिलती है, फिर अटलांटिक महासागर में ये मिल जाती है। आइए इन नदियों के जो अभी हमने इसका जो एक एक पॉइंट उसको बात की, एक एक पॉइंट के संदर्भ में हमने उसको देखा। अब इसका एक डिक्टेशन किस प्रकार से इसको पैराग्राफ के रूप में लिखा जा सकता है, इसको एक परिभाषा के रूप में लिखा जा सकता है। आइए इसको देखते हैं कि चर्चिल और नेल्सन रिवर कनाडा की महत्वपूर्ण नदियां हैं जिसका निकास कहाँ होता है? हडसन की खाड़ी में। ओंटारियो झील से निकलने वाली सेंट लॉरेंस नदी कनाडा के मॉन्ट्रियल जो है और क्यूबेक से होते हुए सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। कौन सी? आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है, आपका जो ओंटारियो लेक है उससे निकलती है। और इस नदी के किनारे ही आपका मॉन्ट्रियल हो गया, क्यूबेक ये शहर स्थित हैं और सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है जो आपकी सेंट लॉरेंस नदी है। यह विश्व की व्यस्त अंतःस्थलीय जलमार्गों में से एक है, सेंट लॉरेंस नदी। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित क्यूबेक कनाडा का प्राचीनतम शहर है, याद रखिएगा। क्यूबेक अब पूछा जा सकता है आपसे क्यूबेक किस नदी के किनारे अवस्थित है?
आपकी जो सेंट लॉरेंस नदी है उसके किनारे स्थित है आपका क्यूबेक। यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की संख्या अत्यधिक होने के कारण इसे फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा बोला जाता है क्यूबेक को। यह अटलांटिक महासागर के तट पर अवस्थित कनाडा का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह भी है आपका जो क्यूबेक है। आइए मैप में इसको देखें। ये हैंड रिटन नोट से है, पूरा मैप भी हाथ पूरा हैंड रिटन है। मैप को बनाकर उसमें जो इम्पोर्टेंट जैसे रिवर हो गया, अभी अभी हमने जितने यूकॉन हो गया, मैकेंजी हो गया, आपके फिर चर्चिल रिवर हो गया, उसके बाद नेल्सन रिवर, इन सभी के बारे में ये इसमें मैप में है। और आपकी जो सेंट जो लेक ओंटारियो है ये कनाडा में स्थित है, इससे निकलती है आपकी सेंट लॉरेंस नदी। और फिर ये क्यूबेक उसके बाद ये मॉन्ट्रियल यहीं पर स्थित है, इस नदी के समीप ही स्थित है जो शहर है। क्यूबेक क्या है, प्राचीनतम शहर है कनाडा का, और यहाँ फ्रांसीसी समुदाय की सर्वाधिक जनसंख्या होने के कारण इसे क्या बोला जाता है, फ्रेंच सिटी ऑफ कनाडा। और उसके बाद जो सेंट लॉरेंस है नदी है वो सेंट लॉरेंस की खाड़ी में गिरती है। अब यहीं पे क्या है कि सेंट लॉरेंस के करीब ही आपका ये जो नोवा स्कोटिया है, नोवा स्कोटिया के पास में ही फंडी की खाड़ी स्थित है, देख लेते हैं। फिर इसके बाद जो भी इम्पोर्टेंट जो औद्योगिक क्षेत्र है जैसे बोस्टन हो गया, यूएसए का सबसे बड़ा औद्योगिक केंद्र है बोस्टन, इन सब के बारे में भी चर्चा, किस लिए महत्वपूर्ण है, किस उद्योग के लिए, यहाँ कौन सा उद्योग लगा है, किस लिए महत्वपूर्ण है, उसके बारे में भी देखेंगे। पहले आइए मैप में देख लेते हैं कहाँ पर स्थित है। ये क्या है, नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका के पूर्वी क्षेत्र में जो अप्लेशियन वाला जो पर्वतीय जो क्षेत्र है वहाँ पर यह स्थित है। फंडी की खाड़ी हो गया जो आपके नोवा स्कोटिया के पास, उसके बाद यहीं पर फंडी की खाड़ी के पास में ही यहाँ पर ये बोस्टन हो गया यहाँ पर। अब बोस्टन के पास में ही लॉन्ग आइलैंड स्थित है। उसके बाद फिर यहाँ पर है बाल्टीमोर स्थित है, और वहीं पर फिलाडेल्फिया स्थित है। ये सभी महत्वपूर्ण क्या है, औद्योगिक क्षेत्र हैं यूएसए के। आइए देखते हैं कि जो आपका बाल्टीमोर है, बोस्टन है, ये कहाँ पर किस लिए महत्वपूर्ण है। बोस्टन जो है वो सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है, किसका है, यूएसए का, और लॉन्ग आइलैंड के करीब स्थित है। और न्यूयॉर्क भी यहीं पर स्थित है आपका बोस्टन के पास। और न्यूयॉर्क क्या है, यूएसए की आर्थिक राजधानी है, जिसकी तुलना किससे की जाती है, मुंबई शहर से। फिलाडेल्फिया, खनिज तेल शोधन केंद्र फिलाडेल्फिया में स्थित है। और फिलाडेल्फिया के समीप ही जो बाल्टीमोर है वो क्या है, जलयान उद्योग का महत्वपूर्ण केंद्र है। आइए इसको देखते हैं कि फंडी की खाड़ी के तट पर अवस्थित बोस्टन न्यूलैंड रीजन का एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है, यूएसए में स्थित है। और ये क्या है, एक महत्वपूर्ण औद्योगिक केंद्र है यूएसए का। यह वस्तु उद्योग के साथ जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है आपका बोस्टन। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन रिवर न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड, जो लॉन्ग आइलैंड न्यूयॉर्क सिटी के पास है, वहीं अपलेशियन पर्वत वाला जो क्षेत्र है ये अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र है, यहीं से हडसन रिवर निकलती है। और न्यू जो लॉन्ग आइलैंड है उसके समीप, न्यूयॉर्क सिटी के समीप ये क्या होती है, अटलांटिक महासागर में गिरती है। इसको आप मैप में देखिएगा। फिर एक जो पॉलिटिकल मैप होगा आपके पास, जो आपकी मैप की बुक होगी उस बुक में ड्रॉ करिएगा इसको। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली हडसन रिवर न्यूयॉर्क सिटी से होते हुए लॉन्ग आइलैंड के समीप अटलांटिक महासागर में गिरती है। न्यूयॉर्क सिटी यूएसए की आर्थिक राजधानी होने के साथ सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर भी है आपका न्यूयॉर्क, यूएसए का सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर है। यहाँ की बहुमंजिली इमारतों के कारण इसे सिटी ऑफ स्काई स्क्रैपर भी कहते हैं न्यूयॉर्क को। छपाई और प्रकाशन उद्योग यहाँ का पारंपरिक और प्रसिद्ध उद्योग है। यह रेडीमेड वस्त्र उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है न्यूयॉर्क। और फिलाडेल्फिया किस लिए महत्वपूर्ण है, ये उसको देखें। फिलाडेल्फिया अटलांटिक ओशियन के तट पर अवस्थित यूएसए के खनिज तेल शोधन उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अटलांटिक ओशियन के तटीय क्षेत्र में पैसिफिक ओशियन के तटीय क्षेत्र की अपेक्षा जलयान उद्योग का अत्यधिक विकास हुआ है। यहाँ बाल्टीमोर जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। जो बाल्टीमोर है फिलाडेल्फिया के करीब में स्थित है, वो क्या है, जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। और अटलांटिक महासागर वाला जो क्षेत्र है और पैसिफिक ओशियन वाला जो क्षेत्र है, पैसिफिक ओशियन के क्षेत्र की तुलना में यहाँ अटलांटिक जो ओशियन का जो तटीय क्षेत्र है वहाँ पर अत्यधिक क्या हुआ है कि जलयान उद्योग का यहाँ पर विकास हुआ है। अपलेशियन पर्वत से निकलने वाली पोटोमैक नदी यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी से होते हुए अटलांटिक ओशियन की चेसापीक बे में गिरती है। आपकी जो पोटोमैक नदी है ये अपलेशियन पर्वत से निकलती है, ये देखिए
ये एप्लेशियन पर्वत वाला क्षेत्र है और यहीं से आपकी क्या हडसन रिवर भी निकलती है, यहीं से पोटोमैक जो रिवर है वो भी निकलती है और वाशिंगटन डीसी के करीब यहाँ पर वाशिंगटन डीसी स्थित है और वहीं पे आपकी चिसापेक बी स्थित है। उस चिसापेक बी के पास में आपकी जो पोटोमैक रिवर है वो गिरती है, अटलांटिक महासागर में मिलती है और एप्लेशियन पर्वत से निकलती है। याद रखिएगा, आपकी एक हडसन और एक पोटोमैक रिवर जो आपकी एप्लेशियन पर्वत से निकलती है, इंपॉर्टेंट है। गल्फ़ ऑफ मैक्सिको, गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में ही न्यू ऑरलियंस जो बंदरगाह है वो महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आकर आपकी जो मिसिसिपी नदी है वो आकर यहाँ पर गिरती है और ये गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का महत्वपूर्ण क्या है, बंदरगाह है न्यू ऑरलियंस। मिनियापोलिस सेंट पॉल को यूएसए का जुड़वा शहर बोला जाता है। जो सुपीरियर लेक है वहाँ पर इसके करीब में ये मिनियापोलिस और सेंट पॉल स्थित है आपके यूएसए में। ये अब देखिए सुपीरियर लेक कहाँ है, कनाडा और यूएसए की सीमा पर स्थित है सुपीरियर। और यहीं पर क्या है, यहाँ पर आपके जो यूएसए के जुड़वा शहर हैं सेंट पॉल और मिनियापोलिस वो स्थित हैं और इन्हीं मिसिसिपी नदी के करीब में ही ये स्थित है और वहीं नियर में ही क्या है, जो आपकी सुपीरियर लेक है वो स्थित है। आइए, सुपीरियर हाईलैंड से निकलने वाली मिसिसिपी नदी यूएसए के सेंट्रल लोलैंड से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। जो आपकी मिसिसिपी नदी है, आइए मैप में इसको देखें कि जो मिसिसिपी नदी है सुपीरियर हाईलैंड, ये सुपीरियर हाईलैंड है, इससे निकलती है आपकी मिसिसिपी नदी। ये देखिए, ये होते हुए फिर यहाँ पे इधर आपकी मिसौरी नदी भी है, वो भी आकर यहाँ मिसिसिपी से मिलती है और फिर ये जो मिसिसिपी नदी है यहाँ ये आके गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में गिरती है और इसी जो आपकी मिसिसिपी नदी है इसी के किनारे पर यहाँ पर न्यू ऑरलियंस स्थित है गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में। याद रखिएगा, जो गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का यूएसए का ही एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है न्यू ऑरलियंस। मिसिसिपी नदी क्या है, जो सुपीरियर हाईलैंड से निकलती है उसके बाद मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। इस नदी के तट पर अवस्थित मिनियापोलिस और सेंट पॉल यूएसए का जुड़वा शहर है। अभी इसको हमने मैप में दिखाया। रॉकी पर्वत से निकलने वाली मिसौरी नदी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक नदी है। मिसौरी और मिसिसिपी के संगम के समीप अवस्थित क्या है, सेंट लुइस यूएसए के मांस प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये देखिए मैप में कि कहाँ पर आपकी मिसौरी और मिसिसिपी नदी मिलती हैं। ये मिसौरी नदी आपके जो रॉकी माउंटेन वाला जो क्षेत्र है यहाँ से निकलती है। उसके बाद ये मिसौरी नदी आई यहाँ पर, मिसिसिपी और मिसौरी नदी यहाँ पर मिलती है। इसी के करीब सेंट लुइस स्थित है जो मांस प्रसंस्करण उद्योग के लिए महत्वपूर्ण है आपका। अब ये क्या है, ये सभी मैदानी क्षेत्र है और मैदानी क्षेत्र है तो इन क्षेत्रों में क्या कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है, मैदान है और यहाँ पर क्या कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, जिसके कारण जो सेंट लुइस जो क्षेत्र है वो जानवरों की अधिकता होने के कारण इन क्षेत्रों में मांस के लिए भी महत्वपूर्ण ये केंद्र है। यहाँ पर मांस प्रसंस्करण उद्योग भी लगा हुआ है सेंट लुइस में। मैदानी क्षेत्र में होने के कारण कृषि के साथ साथ यहाँ पर आपके पशुपालन भी किया जाता है, जिसके कारण पशुओं की संख्या अधिक होने के कारण मांस प्रसंस्करण के लिए भी अनुकूल स्थिति है यहाँ पे। अब देखते हैं आगे कि रॉकी पर्वत से निकलने वाली मिसौरी नदी मिसिसिपी की सबसे बड़ी सहायक है और मिसिसिपी और मिसौरी के संगम के समीप स्थित जो सेंट लुइस है यूएसए के मांस प्रसंस्करण का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। अपवाह क्षेत्र और लंबाई की दृष्टि से मिसिसिपी यूएसए की सबसे बड़ी नदी है। अपवाह क्षेत्र का मतलब होता है जिन जिन क्षेत्रों से नदी होकर गुजरती है वो सभी जो क्षेत्र होते हैं उस नदी के अपवाह क्षेत्र कहलाते हैं। इस नदी के अपवाह क्षेत्र का संबंध यूएसए के लगभग 25 राज्यों से है, इसलिए यूएसए की सबसे बड़ी नदी है आपकी मिसिसिपी नदी, जिसका संबंध यूएसए के 25 राज्यों से है। दक्षिणी यूएसए में मिसिसिपी नदी का अपवाह क्षेत्र चावल और गन्ना की कृषि की दृष्टि से यूएसए का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। आपका जो दक्षिणी यूएसए वाला जो क्षेत्र है मिसिसिपी नदी का, वो क्या है, आपके गन्ना और चावल की कृषि की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यही कारण है कि मिसिसिपी नदी के मुहाने के समीप जो अवस्थित अभी दिखाया है मैप में न्यू ऑरलियंस जो है वो चावल और चीनी के निर्यात की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है। चावल और गन्ना होता है, गन्ना को क्या किया जाएगा, गन्ना हो रहा है तो वहाँ पर इंडस्ट्री लग के कच्चा माल मिल रहा है तो वहाँ पर इंडस्ट्री लगाकर उस गन्ने को क्या चीनी में कन्वर्ट किया जा रहा है, औद्योगिक गतिविधियाँ हो रही हैं और फिर यहाँ से जो चावल हो गया, चीनी हो गया, उसको क्या निर्यात किया जाता है न्यू ऑरलियंस। और यही यूएसए का एक महत्वपूर्ण बंदरगाह है जो आपके गल्फ़ ऑफ मैक्सिको में स्थित है।
मेक्सिको की खाड़ी का तटीय क्षेत्र खनिज तेल भंडार और उत्पादन की दृष्टि से यूएसए का एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। यहाँ न्यू ऑरलियंस बंदरगाह खनिज तेल के उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये आपका जो न्यू ऑरलियंस है ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में आपकी जो मिसौरी और मिसिसिपी नदी जहाँ सेंट लुइस स्थित है जो मांस प्रसंस्करण के लिए भी महत्वपूर्ण है। आपके ये कहाँ रॉकी जो माउंटेन है वहाँ से ये निकलती है और ये अपलेशियन पर्वत वाला क्षेत्र है जहाँ से आपकी पोटोमैक रिवर हो गई और हडसन रिवर निकलती है और वो आपके न्यूयॉर्क सिटी के पास जो लॉन्ग आइलैंड है वहाँ पर जाकर अटलांटिक महासागर में गिरती है। और जो पोटोमैक रिवर है वो वाशिंगटन डीसी के करीब ही जो चिसापेक भी है उसमें गिरती है। ये मैप है, ड्रॉ किया हुआ मैप है, उसमें पूरा ये दिख रहा है। जिस पार्ट की मैप की जहाँ ज़रूरत हो रही उस चीज़ को वहाँ पे रख रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये एप्लेशियन वाला क्षेत्र है, यहाँ से आपकी पोटोमैक रिवर है और चेसापेक बी में गिर रही है। आप इसको मैप में देखिएगा, आप ड्रॉ करिए उसमें, तो आपको ज़्यादा एक विज़न तैयार होगा कि हाँ मैप किस प्रकार से पढ़ा जाता है, क्या क्या चीज़ें उसमें ज़रूरी होती हैं और किस क्रम में। अब जैसे पर्वत हो गया, पठार हो गया, अब उन सभी क्षेत्रों से निकलने वाली जो नदियाँ हैं किन किन क्षेत्रों से होकर गुजर रही हैं, तो हमें वो चीज़ क्या याद रहता है कि हमने अच्छा पर्वत पढ़े हैं, पठार पढ़े हैं, तो इन सभी क्षेत्रों से होकर नदी गुजर रही है। तो एक विज़न तैयार हो रहा है कि इन नदियों का जो उद्गम हो गया और इनका जो निकास हो गया वो स्थान भी हमें क्या हो रहा है, विज़न हो रहा है कि यहाँ से यहाँ तक इनका, इन नदियों का उद्गम और जो निकास केंद्र, निकास बिंदु है। आइए आगे बढ़ें और रॉकी पर्वत से जो निकलने वाली जो अन्य महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उनको देखें। रॉकी पर्वत से निकलने वाली रियो ग्रांडी नदी कोलोराडो के पठार, अब देखिए कोलोराडो का पठार हमने पढ़ा है कि कहाँ पर स्थित है, तो कोलोराडो के पठार से होते हुए मेक्सिको की खाड़ी में गिरती है। ये नदी यूएसए और मेक्सिको के मध्य राजनीतिक सीमा बनाती है। यूएसए और मेक्सिको के मध्य है राजनीतिक सीमा। आपका ये वाला जो भाग है यहाँ पर ही क्या कोलोराडो का पठार है, तो इससे जो आपके रियो ग्रांडी नदी निकलती है यहाँ से होते हुए ये गल्फ ऑफ मेक्सिको में मिलती है और यूएसए और मेक्सिको के मध्य क्या राजनीतिक सीमा बनाती है। यूएसए के रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलोराडो नदी प्रशांत महासागर के कैलिफोर्निया की खाड़ी में गिरती है। एरिजोना राज्य में इस नदी के द्वारा निर्मित खाड़ी को ग्रांड कैनियन कहते हैं, जो गहरी घाटी उसको कहते हैं। जो कोलोराडो के पठारी क्षेत्र में यह विश्व की सबसे गहरी घाटी है। ग्रांड कैनियन किसके द्वारा निर्मित होती है, कोलोराडो नदी के द्वारा। अब सैन फ्रांसिस्को जो यूएसए में है किस लिए महत्वपूर्ण है, जिसको सिटी ऑफ गोल्डन गेट कहते हैं। आइए इसको देखें कि यूएसए में प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित सैन डिएगो पनामा नहर से निकटतम दूरी पर अवस्थित बंदरगाह है। ये आपका यूएसए में यहाँ पर ये सैन डिएगो जो बंदरगाह है ये आपका जो मेक्सिको वाला क्षेत्र है उसके करीब में ही स्थित है। सैन डिएगो किस लिए महत्वपूर्ण है, आइए इसको देखें। सैन डिएगो पनामा नहर से निकटतम दूरी पर अवस्थित बंदरगाह है जो जलयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। लॉस एंजल्स यूएसए में दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर होने के साथ प्रशांत महासागर के तट पर अवस्थित यूएसए के बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है लॉस एंजल्स। अब सब यूएसए का सबसे सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, न्यूयॉर्क, और दूसरा कौन सा है, लॉस एंजल्स। आइए देखें कि लॉस एंजल्स कहाँ स्थित है। ये यहाँ पर वहीं जो सैन डिएगो है वहीं उसी के करीब में क्या है, लॉस एंजल्स स्थित है। और लॉस एंजल्स महत्वपूर्ण बंदरगाह है और साथ ही साथ ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी फेमस है और यहाँ पर वायुयान जो प्रशिक्षण है वो भी यहाँ पर दिया जाता है। वायुयान के प्रशिक्षण के लिए अनुकूल एक स्थिति है वो यहाँ पर अन्य क्षेत्रों से बेहतर है लॉस एंजल्स में। ये लॉस एंजल्स यूएसए का बंदरगाहों में सबसे बड़ा बंदरगाह है। यहाँ की जलवायु शुष्क होने के कारण वायुयान के प्रशिक्षण के लिए भी प्राकृतिक दशाएं यहाँ क्या है, अनुकूल हैं। इसलिए ये यूएसए में वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। आपका ये देखिए आपका जो यहाँ पर सैन फ्रांसिस्को है वो क्या है कि भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ और साउथ में जो क्षेत्र होता है उसको भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश बोला जाता है, उसमें स्थित है। जिसके कारण क्या है, जो सैन फ्रांसिस्को है वो रसदार फलों के उत्पादन के लिए यूएसए में महत्वपूर्ण है। आपका यहीं पे जो कोलोराडो प्लेटू है वो स्थित है, उससे निकलने वाली कोलोराडो रिवर हो गई, कैलिफोर्निया के समीप ही गिरती है ये, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया से होते हुए आपके प्रशांत महासागर में ये गिरती है। सैन फ्रांसिस्को भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश 30 डिग्री से 45 डिग्री नॉर्थ साउथ में अवस्थित होने के कारण रसदार फलों के उत्पादन के साथ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र भी है। आपका जो सैन फ्रांसिस्को है ये,
सैन फ्रांसिस्को, ये वाला जो क्षेत्र है, सबसे पहले तो भूमध्य सागरीय जलवायु प्रदेश में इसकी अवस्थिति होने के कारण यहाँ पर जलवायु अच्छी है, जिसके कारण क्या होता है कि यहाँ रसदार फलों के लिए अनुकूलतम जलवायु है। अब रसदार फलों का उत्पादन के लिए अनुकूल है, तो रसदार फलों से संबंधित ही यहाँ पर क्या लगेंगे, इंडस्ट्री लगेंगे, जिसके कारण ये औद्योगिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण आपका केंद्र है। यह ना कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का भी एक महत्वपूर्ण केंद्र है। खाद्य प्रसंस्करण का मतलब होता है कि जैसे आपका आम हो रहा है, आम का उत्पादन अत्यधिक किया जा रहा है, तो उस आम पर आधारित उद्योग, जैसे उस आम को क्या कर दिया, माजा में कन्वर्ट कर दिया जा रहा है, ऐसा ऐसा उद्योग वहाँ पे लगाया जा रहा है, खाद्य प्रसंस्करण। यहाँ उत्तरी कैलिफोर्निया के सैन फ्रांसिस्को खाड़ी का दक्षिणी भाग सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। ये जो सैन फ्रांसिस्को का ये दक्षिणी भाग जो कैलिफोर्निया वाला है, उसको क्या बोला जाता है कि ये सिलिकॉन वैली के नाम से फेमस है। सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की प्रशासनिक राजधानी है, जो सैक्रामेंटो है आपका। वहीं सैन जैक्विन और सैक्रामेंटो नदी कैलिफोर्निया की महत्वपूर्ण नदियां हैं। आपसे पूछा जा सकता है कैलिफोर्निया की महत्वपूर्ण नदियां कौन सी हैं, कोई एग्जाम्पल दे देगा, जैसे रियो ग्रांडी हो गया, पोटामैक हो गया, सैक्रामेंटो हो गया, ये सभी में कैलिफोर्निया की महत्वपूर्ण कौन सी नदी है, तो सैक्रामेंटो कैलिफोर्निया की महत्वपूर्ण नदी है, जो कैलिफोर्निया की घाटी से होते हुए पैसिफिक ओशन में गिरती है। यहीं पर ये कैलिफोर्निया है, कैलिफोर्निया से होते हुए आपकी पैसिफिक ओशन में ये नदियाँ गिरती हैं। रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया स्नैक प्लेटू से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। आइए इस मैप में देखें कि यहाँ पर जो आपका कोलंबिया स्नैक प्लेटू है, उससे निकलने वाली आपकी जो कोलंबिया रिवर है, वो क्या होती है, वाशिंगटन। वाशिंगटन डीसी तो इधर आपका पूर्वी क्षेत्र में है, और यूएसए में वाशिंगटन इधर पश्चिमी क्षेत्र में है, जहाँ सेटल क्षेत्र स्थित है। अभी इसको भी देखेंगे ये किस लिए इम्पोर्टेंट है। अब वाशिंगटन के पास में ही जो पोर्टलैंड सिटी है, वहाँ पर ये कोलंबिया जो रिवर है वो पैसिफिक ओशन में गिरती है। और यहीं जो कैलिफोर्निया वाला ये पूरा जो क्षेत्र है, सैक्रामेंटो क्या है, इसकी राजधानी है सैक्रामेंटो की, कैलिफोर्निया की। और इसी का कैलिफोर्निया का जो दक्षिणी क्षेत्र है उसको क्या बोला जाता है, सिलिकॉन वैली। रॉकी पर्वत से निकलने वाली कोलंबिया नदी कोलंबिया स्नैक प्लेटू से होते हुए प्रशांत महासागर में गिरती है। स्नैक जो इसकी महत्वपूर्ण सहायक नदी है, इस नदी के तट पर अवस्थित पोर्टलैंड सिटी है यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में सबसे लंबी नदी है। यूएसए से प्रशांत महासागर में गिरने वाली नदियों में जो आपकी कोलंबिया रिवर है वो सबसे बड़ी नदी है। वाशिंगटन में अवस्थित सेटल वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है। ये वाशिंगटन में जो सेटल स्थित है वो वायुयान उद्योग का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, याद रखिएगा इसको। अगला है कनाडा के रॉकी पर्वत से निकलने वाली फ्रेजर नदी ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू से होते हुए प्रशांत महासागर में वैनकूवर आइलैंड के समीप गिरती है। कौन सी नदी है आपके, फ्रेजर नदी, जो ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू है कनाडा में, उससे होते हुए प्रशांत महासागर में वैनकूवर आइलैंड के समीप गिरती है। आइए मैप में इसको देखें। आपका यहाँ पर ये ब्रिटिश कोलंबिया प्लेटू है, इससे निकलने वाली जो आपकी नदी है, ये उससे निकलने वाली जो फ्रेजर नदी है, वो फ्रेजर नदी कहाँ, जो आपके कनाडा और यूएसए की सीमा पर अवस्थित है, वहाँ पर क्या ये नदी वैनकूवर आइलैंड जो कनाडा में स्थित है उसके समीप ही क्या ये नदी पैसिफिक ओशन में गिरती है। और इम्पॉर्टेंट है कि वैनकूवर आइलैंड और इधर यूएसए के मध्य कौन सा स्टेट स्थित है, जो आपको यूएसए और कनाडा की सीमा को अलग करता है, जॉन डी फूका स्टेट। कनाडा और यूएसए के मध्य स्टेट है, इम्पॉर्टेंट स्टेट है, जो वैनकूवर आइलैंड और आपका जो यूएसए का क्षेत्र है उसको अलग करता है, ये जॉन डी फूका। ये यहाँ पर ये स्थित है। ये वैनकूवर आइलैंड के समीप आपकी फ्रेजर नदी गिरती है। इस नदी के मुहाने के समीप अवस्थित वैनकूवर पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये वैनकूवर जो आइलैंड है वो पश्चिमी कनाडा का सबसे बड़ा बंदरगाह है, जो कनाडा पैसिफिक रेलवे इंपॉर्टेंट है, जो कनाडा पैसिफिक रेलवे और कनाडा नेशनल रेलवे का पश्चिमी जंक्शन भी है वैनकूवर आइलैंड, याद रखिएगा इसको। अगली नदी है टेनेसी रिवर। टेनेसी रिवर यूएसए में प्रवाहित होने वाली नदी है। इस नदी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। इसकी सहायक नदी ओहियो है। इम्पोर्टेंट है कि यूएसए की किस नदी पर विश्व की सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को शुरू किया गया था, टेनेसी रिवर, और इसकी सहायक नदी ओहियो है।
पनामा। पनामा जो नहर है इसका निर्माण 15 अगस्त 1914 को किया गया था। ये क्या है? आपके नॉर्थ और जो साउथ अमेरिका है उसके मध्य स्थित है। नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका को अलग करने वाली संरचना है। और आपका जो पैसिफिक ओशन है और अटलांटिक ओशन है इसको जोड़ने वाली ये संरचना है। ये नॉर्थ अमेरिका की जो महत्वपूर्ण नदियां हैं उनके बारे में हमने देख लिया, और उनसे संबंधित उनके तटवर्ती जो क्षेत्रों में अवस्थित जो बंदरगाह हो गया, जो महत्वपूर्ण शहर है, किस दृष्टि से वो महत्वपूर्ण है, वहाँ पर कौन से औद्योगिक जो गतिविधियाँ हो रही हैं उन क्षेत्रों में। अब जैसे आपका सैन फ्रांसिस्को वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर रसदार फलों के लिए ये महत्वपूर्ण है। इससे संबंधित हमने बातें की कि नॉर्थ अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नदियाँ हैं उससे। ये रही नॉर्थ अमेरिका में जो महत्वपूर्ण नदियाँ थी। तो कैसी लगी आपको वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।